गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र। लेकिन इससे पहले अनअकैडमी के बारे में हम लोग जान लें बेहतर तरीके से, आखिर अनअकैडमी है क्या। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। और यहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं तथा योग्य तथा अनुभवी टीचर पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है, अर्थात रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा रिजल्ट देता है। तो इस कारण से आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि इसकी प्रमुख विशेषता है। देखिए जरा इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता इसकी प्रमुख विशेषता इसकी प्रमुख विशेषता डेली लाइव क्लासेस, अर्थात डेली लाइव क्लासेस होता है। और क्लास के दौरान एजुकेटर से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं या डिस्कशन भी कर सकते हैं। और चैट पोल जो है कि हमेशा खुला रहता है। यदि स्टूडेंट के मन में कोई संशय है, किसी प्रकार के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो आप लाइव क्लास के दौरान ही टीचर से या एजुकेटर से आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं। अब आपको पता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं। देख लो कितनी बढ़िया विशेषता इसकी है, जहाँ पे बच्चे की एक्यूरेंसी बनी रहती है एग्जाम्स के दौरान। ठीक है, स्ट्रक्चरल कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मान लो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई होती है, उससे बाहर पढ़ाई नहीं कराई जाती है। ये इसलिए प्री डिफाइन एकदम पूर्ण फॉर्मेट बनाया जाता है स्ट्रक्चर कोर्स का, और उसको उसी आधार पर पढ़ाने का पूरा टीचर प्रयास करता है, एजुकेटर प्रयास करता है। अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अनलिमिटेड एक्सेस में यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो या रिकॉर्डेड क्लास कभी भी आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका प्रश्न उठता है कि कैसे डाउनलोड करें। तो आप प्ले स्टोर से जा कर के इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार है और 8 साल का एक्सपीरियंस है। मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यूअर मतलब यूपीएससी 2 टाइम दे चुका हूँ और डायनामिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। unacademy@श्रवण कुमार, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। सारे के सारे कैपिटल लेटर में है, तो आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और आप पीडीएफ भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? आइए हम लोग आगे बात करते हैं। 100+ टॉप एजुकेटर भी हैं, जिसका नाम जैसे कि आप जानते हो, रोमन सैनी सर, मुन्नाल सर, ये लोग टॉपर टीचर हैं। और आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको इन टीचरों से पढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। आप सौभाग्य होंगे आप कि ऐसे टीचरों से आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो आफ्टर सब्सक्रिप्शन के बाद आप इनसे पढ़ सकते हैं। क्लियर मेरी बात हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि कंप्रेहेंसिव सिलेबस दिया हुआ है, पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी और प्रैक्टिस सेट स्टडीज, आंसर राइटिंग क्लास, सबकी क्लास चलती है यहाँ पर। तो कंप्रेहेंसिव पूरा सिलेबस है। इन सारे सिलेबस पे पूरा चर्चा होती है, हर एजुकेटर चर्चा करता है ना। आइए हम लोग जरा इसके सब्सक्रिप्शन फीस पे चलते हैं। प्लस वाले का सब्सक्रिप्शन फीस हम लोग देखते हैं। 1 महीने का जो फ़ी है 9,000 रुपये, 3 महीने की जो फ़ी है 22,500, 6 महीने की जो फ़ी है वो 40,500 और 12 महीने की जो फ़ी है 49,500 और 24 महीने की जो फ़ी है 72,000 रुपये और 36 महीने की फ़ी है 90,000। यदि मेरा रेफरल कोड SK@12 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वही फीस आपकी हो जाएगी 1 महीने की 8100 रुपये और 3 महीने की 20,250 और 6 महीने की 36,450 और 12 महीने की 44,550 और 24 महीने का 64,800 और 36 महीने का 8100 रुपये। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग अगर एडमिशन लें या सब्सक्रिप्शन लें तो आइकॉनिक वाले प्लेटफॉर्म पर लें, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से आपको 2 लाभ मिलता है। पहला लाभ, एक तो अनअकैडमिक जितने टीम मेंबर हैं सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय की तैयारी होती है, शॉर्ट टर्म की तैयारी नहीं होती है। इसमें समय लगता ही लगता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो आप लंबे समय के लिए अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास गाइडर होना चाहिए। बिना गाइड के यहाँ तक पहुँचना तो असंभव हो जाता है, आपको किसी न किसी रूप में गाइडर को लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत में
एजुकेटर अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हैं, और प्लस टीम मेंबर पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, इसलिए आप ज़्यादा प्रेफर करें तो आइकॉनिक को सब्सक्रिप्शन लेने का प्रयास करें। देखो 12 महीने का बड़ी कम फीस है, 69,500 रुपये एक साल का है, 24 महीने का 1,07,000 रुपये है, और 36 महीने देखो 1,41,000। लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। यही फीस 12 महीने का हो जाता है 62,550, और 24 महीने का 96,300, और 36 महीने का 1,26,900 फीस हो जाती है। इसी प्रकार से ऑप्शनल कुछ सब्सक्रिप्शन भी है। जैसे अगर कोई ऑप्शनल लेते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो 1 महीने की इसकी फ़ीस है 5,000 रुपये, 6 महीने की 22,500, और 12 महीने की 27,500, और 24 महीने का 40,000, और 36 महीने का 50,000। यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट 1 महीने का हो जाएगा फीस 4500 रुपये, 6 महीने का हो जाएगा 20,250, और 12 महीने का हो जाएगा 24,750, और 24 महीने का 36,000, और 36 महीने का 45,000। अब आप सोच सकते हैं कि 3 साल का 45,000 मात्र फीस है, तो इससे बढ़िया कोई फैसिलिटी दे सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना तो लोग 6 महीने में ले लेते हैं। तो आप 36 महीने के लिए आप सोचो जरा, 4500 रुपये में 36 महीने पढ़ सकते हैं, है ना? तो यूनिक है, आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपके एग्ज़ाम में 6 मंथ और बचे हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी जो है कि प्रयास करें। जून में इसका एग्ज़ाम है, आप जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है? प्री कम्स मेंस यूपीएससी सीएससी हिंदी प्री कम्स मेंस, मेरा कोड SK@12 आप इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि सबका सपना है यूपीएससी, और आपका लक्ष्य हमारा प्रयास, आपका लक्ष्य अनअकैडमी का प्रयास। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। लिखें जरा, दक्षिण भारत की नदियां का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। बड़े ध्यान से आपको रख करके चलना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लंबा पड़ सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको शॉर्ट में बताने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको 2 भागों में हम लोग बांट देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है? देखिए, ये मान लो ये पोर्शन है आपका, ये मान लो ये आपका पूर्वी घाट है। ये आपका क्या है? पूर्वी घाट है, पूरा का पूरा। और इस पूर्वी घाट में यहाँ पर है फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना, ठीक है? और यहाँ पे आकर के गंगा मिलती है, ठीक है? और देखिए जरा ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है ये है कोलकाता, ठीक है? और कोलकाता में हुगली है, और हुगली में यहाँ पर हल्दिया है, हल्दिया बंदरगाह का नाम सुने हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक्चुअल में दोनों नदियों का मिलन होता है। यहाँ लिख दीजिएगा भागीरथी, और दूसरी तरफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा से आकर, मतलब गंगा, और इधर से गंगा आती है, तो लास्ट में बांग्लादेश में इसको भागीरथी कहा जाता है। तो भागीरथी आकर के वहाँ से जो है कि मिल जाती है, ठीक है ना? आइए जरा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। जरा ध्यान से समझिएगा, ये है छोटा नागपुर का पठार। क्लियर? यहाँ से आप आगे आओगे, एक प्लेटू मिलेगा। ये प्लेटू का नाम है हजारीबाग का प्लेटू। क्या नाम है? हजारीबाग का पठार। और इसी पठारों से होकर के एक नदी आती है, और इसी नदी पर हमने बताया था कई परियोजना बनी हुई है, और ये आकर के यहाँ पे गिरती है, ठीक है ना? इस नदी का नाम है दामोदर नदी। क्लियर? और यहीं से छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है,
यहाँ पर इस नदी किनारे जमशेदपुर है और यहीं पर ही है मयूराक्षी, बोलते हैं इसको मयूराक्षी श्री बोलते हैं हम लोग, मयूराक्षी श्री। और ये जो है कि ध्यान से समझिएगा, ये नदी है स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर? ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। देखो एक मैप में बनाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इंडिकेट करता चल रहा हूँ और इस पे लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक और नदी निकलती है यहीं से, और वो नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी, जो कि मैंने आपको बताया था। और इसके बीच में ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ये क्योंझर का पठार है, इसका नाम क्या है? क्योंझर का पठार है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बैतरणी नदी। ठीक है, अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, 1 2 3 तीन नदियां कहाँ से निकल रही हैं? 1 2 3 तीन नदियां कहाँ से निकल रही हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही। कहाँ से निकल रही हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज है जिसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी है और यहाँ से एक नदी निकलती है, आती है सीधा महानदी। इस नदी का नाम क्या है? महानदी। अब आप समझिए कि अमरकंटक पहाड़ी में, यहाँ पे अमरकंटक चोटी है, ऐसे चोटी माना जाता है इसको, है इसको चोटी लिखिएगा, अमरकंटक चोटी। और यहाँ पे एक सिंहावा पहाड़ी है, सिंहावा पहाड़ी है। इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस नदी से, ये नदी का नाम क्या है? महानदी। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे आपने देखा होगा बोगई, बोगई नाम याद रखिएगा, ईब कहा जाता है। और एक नदी और है यहाँ पे, यह हीराकुंड बांध भी बना हुआ ऊपर, हीराकुंड बांध। और इसके बाद ये आ करके यहाँ पर डेल्टा बनाती है, और ये संभलपुर में डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? संभलपुर में कटक बनाती है, कटक बनाती, लिखिएगा कटक बनाती है, और आकर के इसमें गिर जाती है। ब्राह्मणी और महानदी, ये दोनों जो है कि उड़ीसा की श्योक नदी कहते हैं, श्योक नदी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मयूराक्षी जो है कि वेस्ट बंगाल में है। मयूराक्षी कहाँ है? लिख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में। एक जो है कि परियोजना है, इसी पे एक क्या बनी है? परियोजना बनी हुई है, जो कि कनाडा से परियोजना ली गई है, कनाडा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा साइड में आप लोग। इसके बाद ये हो गई महानदी। महानदी के बाद देखो जरा ध्यान से, इस कटक में क्या होता है कि चावल अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। क्लियर? अब एक और नदी है त्रंबक, त्रंबक पहाड़ी, महाराष्ट्र से, ये है पहाड़ी महाराष्ट्र से, अर्थात नासिक से निकलती है और होते हुए इस नदी का नाम है गोदावरी। मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो सारी नदियाँ जो हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ाया था, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी कुछ नदी हैं सहायक नदी, जैसे आपने सुना होगा पूर्वा। ठीक है, पूर्वा के बाद एक नदी है पेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा की वर्धा नदी, वर्धा है और वर्धा सहायक नदी है।
इसके बाद इसकी वेनगंगा भी क्या है, सहायक नदी है, ये मुख्य रूप से इसमें आ जाती है। इसके बाद जो है कि इंद्रावती है, इंद्रावती सो करके ये आती यहाँ पर डेल्टा बनाती है राजमुद्री के पास, राजमुद्री के पास क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा तमाखू अनुसंधान केंद्र है, तमाकू अनुसंधान केंद्र है। और इसी गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, सबको पता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और ये जो अनुसंधान केंद्र है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो पहले पे तो ये हो गया राजमुद्री तक। अब ऊपर राजमुद्री को लेकर के दूसरे पेज पे मैं चल रहा हूँ। अब देखो यही है पूर्वी तट, ठीक है। राजमुद्री के पास यहाँ पर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी ही है, पर्वत के रूप में भी इसको जानते हैं। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ से एक नदी निकलती है और आकर के विजयवाड़ा पर, इसका नाम क्या है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा पर डेल्टा बनाती है। और ध्यान रखिएगा इस नदी का नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या, इस नदी का नाम कृष्णा नदी है। अब आइए जरा इसकी कुछ प्रमुख सहायक, जैसे आपने देखा होगा कोयना इसकी सहायक नदी है, जो कि औरंगाबाद में, औरंगाबाद। इसके बाद एक नदी और है भीमा, भीमा। और इसके बाद एक नदी और नाम है मूसी, हैदराबाद। इसके बाद यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस बांध का नाम है अलमाटी बांध। क्या नाम है, अलमाटी बांध। और ये है नागार्जुन, यहीं पर जो है कि नागार्जुन बांध भी है, यहाँ लिख देता हूँ नागार्जुन बांध भी है, ठीक है। विजयवाड़ा के पास में क्या करती है, ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। और यहीं पे जो है कि औरंगाबाद में लिख देता हूँ मैं, औरंगाबाद में एलोरा अजंता की गुफा भी है, क्लियर। और यहाँ पे जो है कि इधर से आती नदी, इस नदी का नाम है घाट प्रभा। फिर एक नदी आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है माल प्रभा। और फिर एक नदी यहाँ पर मिलती है जिसका नाम है तुंगरा, या इसमें से दो नदियाँ मिलती हैं, एक भद्रा, तुंगभद्रा जिसको बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी यहीं पे थी, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी, पुरानी राजधानी कुर्नूल थी। क्या थी, कुर्नूल थी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया, किसका हो गया भैया, कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी के बाद हमारे पास एक नदी, दो तीन नदियाँ और थी जो मैं दूसरे पेज पे बनाना चाहूँगा, क्योंकि जगह नहीं बचेगा हमारे पास। ऐसे मान लो एक नदी और थी जिसका नाम है ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से निकलती थी। यहाँ पे कुर्ग जिला है, एक कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला लिखिएगा, कुर्ग जिला है। यहाँ से एक नदी निकलती है और सीधा आकर के गिरती है, इसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है, कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पे यहीं पर जो है कि श्री रंगपत्तनम है। और इसके बाद यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है
मैटूर परियोजना, कौन सी परियोजना? मैटूर परियोजना, ये तमिलनाडु में पड़ेगी। ठीक है, ये जलप्रपात भी है, जलप्रपात भी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक मैसूर, मैसूर यहाँ पे शिव समुद्रम, शिव समुद्रम परियोजना भी है। ठीक है, भारत की पहली जो है कि परियोजना थी 1902 में बनी थी। भारत की पहली परियोजना 1902 में बनी गई थी, पहली परियोजना थी। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है कि ये नदी आती है और यहीं पर है, यहाँ पे अगर इस साइड में देखोगे, इस साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूँ तिरुचिरापल्ली, क्या बोलते हैं? तिरुचिपल्ली बोलते हैं, तिरुचिपल्ली। ठीक है, नाम भी अजीब अजीब से है। पुरुषनाथ, यहाँ पे पहाड़ी है और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है वैगई, वैगई नदी है। और मदुरई जो है इसी के किनारे पर है। और मीनाक्षी मंदिर भी है इसी के किनारे पर। और यहाँ पर जो है कि बहुत त्यौहार मनाया जाता है, त्यौहार की नगरी कहा जाता है इसको, त्यौहार की नगरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। तो ये जो है कि आती है वैगई जो है कि यहाँ पर रामेश्वरम के पास, लिख लीजिएगा, रामेश्वरम के पास क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और ये धीरे धीरे कहाँ जाती है? पाक की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद यहाँ पे अगस्त मलाई पहाड़ी है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताम्रपाड़ी। ताम्रपाड़ी आकर के जो है कि मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मन्नार की खाड़ी में इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। सेतु बोलते हैं, मुद्रम परियोजना बोलते हैं, सेतु परियोजना लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में सेतु परियोजना। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोग थोड़ा सा मैप में बना लीजिएगा, डिफिकल्ट तो है ही है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। जो मैंने नदियाँ पढ़ाया था उस नदियों को जो है कि आप लोग क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर लिख लेते हैं जो कि थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, क्या लिखेंगे हम लोग? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो लिखते चलना आप लोगों को, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्लियर? समझे जरा ध्यान से। जरा वेट करिए एक मिनट। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। चलिए नोट करके लिखते चलिएगा। भारतीय प्रायद्वीप एक प्राचीन स्थिर भूखंड है। ठीक है, प्रायद्वीप नदियां हिमालय नदियों से पुरानी है, जो कि मैंने प्रायद्वीप और गंगावली नदी में, हिमालय नदी में डिफरेंस बताया था। ये सारे पॉइंट है वहां पर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यह प्रायः प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात नदियां आधार तल
को प्राप्त कर चुकी है। थोड़ा ठंड लग रहा है, यदि चुकी लिखा हुआ है, चुकी है, ठीक है ना। और इसकी ढाल प्रवणता मंद है, बहुत इसकी धीमी गति है, क्योंकि ऊपर से गिरती नहीं। अगर ऊपर हिमालय से अगर नदियाँ निकलती उसकी गति तेज होती थी, ठीक है, यंगेस्ट अवस्था में होती थी, लेकिन ये प्रौढ़ अवस्था में है, ठीक है ना। और इसकी गति जो है कि वो धीमे है, इसकी ढाल की जो प्रवणता है वो बहुत मंद है, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट लिखें। नदियाँ ने कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन तथा अधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण क्या है, नदियाँ चौड़ी तथा उथली घाटियों का निर्माण करती है। प्रायद्वीप नदियाँ में विसर्पण का अभाव है, जो कि हमने बताया था आपको, ये विसर्पण ज़्यादा नहीं करती हैं तथा उनके मार्ग लगभग निश्चित हैं, एक ही दिशा में बहती हैं और वे वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म काल में या ऋतु में ये क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो नदियाँ फिर भर जाती हैं। इसलिए ये ज़्यादातर ये नदियाँ क्या होती हैं, वर्षा पर आधारित होती हैं। लेकिन वहीं मैंने हिमालय नदियाँ बताया था तो वर्षवाहिनी होती हैं, अर्थात ग्लेशियर पर डिपेंडेंसी और प्लस बरसात पर डिपेंडेंसी उनका होता है और लगभग साल भर उसमें पानी बना रहता है। लेकिन इन नदियों में जल्दी ही नदियाँ गर्मी के मौसम में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। ये मान के चलो अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, किसे छोड़ करके, वैगई तथा ताम्रपाड़ी को छोड़ करके। अभी हमने बताया मन्नार की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं और कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हैं और गंगा व यमुना नदियाँ में भी गिरती हैं। जैसे हमने आपको बताया था दक्षिण की टोन और सोन, गंगा और यमुना, ठीक है। तो कुछ नदियाँ जो कि उत्तर की तरफ प्रभावित होती हैं और यमुना और गंगा में जाके क्या करती हैं, मिलती हैं। इतनी क्लियर होगी बातें, सबको क्लियर होगी बात, ठीक है ना। लेकिन कुछ नदियाँ, यहीं पर लिख लीजिएगा, लेकिन कुछ नदियाँ अरावली तथा
मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण अथवा खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अभी कौन कौन सी नदियां गिरती हैं खंभात की खाड़ी में, अभी हम बताते हैं वो सारी नदियां, ठीक है ना। चलिए, प्रायद्वीप नदियां नर्मदा, ताप्ती, भ्रंश घाटियों से होकर प्रभावित होती हैं और ज्वार नद मुख एस्चुरी बोलते हैं जिसको, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। अब इस सारे नदियों पे आएंगे, नर्मदा ताप्ती सभी नदियों पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अलग अलग सब पढ़ लेंगे हम लोग। यहाँ की प्रमुख नदियां दो भागों में विभक्त हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी में कुछ गिरती हैं, गिरने वाली, और बी कुछ जो है कि अरब सागर में गिरती है। तो देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में जैसा कि हमने बताया था, महानदी, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कुछ भी लिखना ऊपर नीचे हो सकता है, स्वर्णरेखा, कावेरी, पेनार, पलार, और इसके बाद ये सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, ये सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से कि अरब सागर में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, अरब सागर में मिलने वाली नदियां, ठीक है। पहला, नर्मदा, क्या है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी देखोगे अगर आप, तो यहां पर मान लो विंध्याचल पर्वत है, क्या है, विंध्याचल पर्वत है, और यहां पर सतपुड़ा है। अगर मैं भारत के मैप में इस तरीके से बना दूं तो यहाँ पर विंध्याचल, यहाँ पर सतपुड़ा, और इसके बीचों बीच क्या करती है, बहती और आकर के जो है कि गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा
ये लगभग अगर देखा जाए, अगर ये नदी जो देखा जाए लगभग, तो ये है 13-12 किलोमीटर। कितना है? 13-12 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से है? तो यहाँ पर एमपी में अमरकंटक चोटी, जो कि हमने बताया था, अमरकंटक चोटी है, यहाँ से निकलती है और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच होते हुए एक भ्रंश का निर्माण करते हुए आकर के जो है कि वो गिर जाती है। क्लियर? तो दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साथ में मैं बनाते चल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। लिखिएगा नर्मदा का उद्गम मैकाल पहाड़ी या मैकाल पर्वत है, पहाड़ी नहीं है, पर्वत लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, पर्वत ब्रैकेट में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि मैंने पिछली क्लास जब नदियाँ पढ़ा रहा था तो उसमें हमने आप लोगों को एक एक चीज़ें बताया था, है ना। और यह 13-12 किलोमीटर क्या है? लंबी है। क्लियर? तीसरी बातें, इसका जो अपवाह है, अपवाह जो अपवाह क्षेत्र बोल सकते हैं, ये 98795 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अर्थात जिसका 87% भाग एमपी में है। क्लियर? और 11.5% भाग गुजरात में है तथा 1.5% भाग महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं साथ साथ इसको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी में कुछ इन्फॉर्मेशन लोग लिखते हैं, आगे चलते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन पश्चिमी तट पर, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर, इसके उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी लिख सकते हैं है, और इनके बीच होकर के, इनके बीच में क्या करती है? भ्रंश घाटी में बहती है और जबलपुर के नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिल धारा, मतलब जिसको बोलते हैं धुआंधार, बहुत तेजी साथ गिरती हैं, प्रताप का दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, प्रपात इसको बोलते हैं, प्रपात। प्रपात दृश्य देखने को क्या होता है? मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
अगला पॉइंट लिख लो, जहां 23 मीटर की ऊंचाई में नर्मदा का जल गिरता है और नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने योग्य है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, भड़ौच के निकट ज्वार नदमुख खंभात की खाड़ी अरब सीमा में गिरती है। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां लिख लीजिए आप लोग। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसा कि आप जानते हैं, एक तवा नदी है, दूसरा बरनेर और तीसरा वैयार और चौथा दूधी और पांचवा शक्कर, हिरन, वरना, कोनार और माचक। ठीक है, तो ये सारी नदियां इसकी क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ करके पूरा का पूरा रखिएगा। अगले नदी चलते हैं हम लोग, तापी या ताप्ती बोलते हैं इसको हम लोग, तापी या ताप्ती। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, पहली बात तो हमने बताया ताप्ती जो है ये है मध्य प्रदेश का एरिया। किसका है, एमपी का। मध्य प्रदेश में एक है यहाँ पे बैतूल जिला, मुल्तानी नामक, मुल्ताई बोलते हैं नामक स्थान से। ठीक है, और ये जो पड़ता है ये सतपुड़ा के पास पड़ता है, सतपुड़ा के पास श्रेणी से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये भी जो है कि पश्चिम की तरफ प्रभावित होती है। इसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है, ताप्ती नदी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुल्ताई नामक स्थान से, इसके पास में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और इसकी जो सतपुड़ा श्रेणी की जो ऊंचाई है वो लगभग ये मान के चलो, मैं लिख देता हूँ 762 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है, 762 निकलती है, और यह 724 किलोमीटर लंबी तथा
145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखती है, अपना प्रभाव रखती है। और इसके बेसिन का 79% भाग कहाँ है? महाराष्ट्र, और 15% भाग एमपी, और 6% भाग गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अर्थात ये महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात से होके ही निकलती है। ठीक है, क्लियर होगा इतना? आगे चलें। ठीक है, यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ये मान लो सतपुड़ा, ये नीचे अजंता, और ये भी भ्रंश में ही बहती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो नंबर लिखिएगा, पूर्णा, ताप्ती, नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण से बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। और तीसरा पॉइंट, काकरा पार तथा उकाई परियोजना द्वारा इसके जल का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी नदी हो गई? ताप्ती नदी। टाइम क्या हो गया? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। आगे अब एक नदी है साबरमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये मान लो अरावली पर्वत है। ये क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पास राजस्थान के उदयपुर जिला है। यहाँ पे उदयपुर जिला है। यहाँ पे जय समुद्रम झील से निकलती है। यहीं पर एक झील है जिसका नाम है जय समुद्रम झील, यहाँ से निकलती है। और गुजरात में होते हुए खंभात की खाड़ी में आकर के क्या होती है? गिर जाती है। गुजरात में होते हुए, गुजरात से होते हुए आके खंभात की खाड़ी में क्या होती हैं? गिरती हैं। क्लियर? तो चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में हम लोग 2-4 पॉइंट। यह
371 किलोमीटर लंबी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित, यहाँ नीचे में से नीचे बनाया हूँ, ये पूरा ऊपर ही है, यहाँ पे अगर मान लीजिएगा इसको, ठीक है ना, स्थित जयसमुद्रम झील से निकलकर गुजरात से प्रवाहित होती है या होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरा पॉइंट, अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है या बसा हुआ है और यह सबसे बड़ा नगर है, यह सबसे बड़ा नगर है। क्लियर? और इसी नदी के तट पर है, यह सबसे बड़ा जो है कि नगर भी अहमदाबाद। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, यह थर्ड बड़ी पश्चिम में प्रभावित होने वाली नदी है, तीसरे नंबर की है। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। एक और नदी है जो पश्चिम की तरफ जाती है, इसका नाम है माही नदी। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, मैंने बताया था अभी, विंध्याचल पर्वत एमपी के धार जिला है, धार जिला में एक झील है, इस झील का नाम है हेमत झील से निकलती है। किससे निकलती है? हेमत झील से निकलती है। चलिए लिख लेते हैं इसको। इसका उद्गम एमपी के धार जिला में विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में हेमत झील से निकलती है। यह नदी 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र 34842 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश या यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में फैला हुआ है।
क्लियर। लास्ट पॉइंट लिख लो, ये सोम एंड जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दो नदी है, एक सोम और जाखम। मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सभी लोग नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएगा तभी जा करके कुछ चीज़ें हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, एकदम नोट्स जो है कि बनाते आराम से चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लूनी नदी, इसके बाद घग्गर नदी, फिर इसको हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ नदियाँ जो मिलेंगी सह्याद्री हैं, जो पश्चिमी घाट पर हैं नदियाँ, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर ये हमारा पूरा पूरा अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे खनिज, खनिज पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, खनिज संसाधन पर। क्लियर। तो चलिए, अब अगली नदी हमारी है लूनी नदी। लूनी नदी, अब ध्यान रखिएगा, ये जो है कि नदी राजस्थान का अजमेर, अर्थात आप ये कह सकते हैं ये मान लो अरावली पर्वत है, अरावली में मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में क्या है, अजमेर। ठीक है, और यहीं पर है आपका एक पर्वत जिसका नाम है नाग पर्वत। कौन सा पर्वत है, नाग पर्वत। इस नाग पर्वत से निकलती है, इस नाग पर्वत से निकलती है, और बहुत अच्छी बात है, गुजरात में जाते जाते कच्छ के दलदल में पहुंचती है, तो वहीं पे वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मतलब जाते जाते यहाँ से निकल करके जाते जाते यहाँ से तो ठीक ठाक चलती है, और जाते 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 कच्छ में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कच्छ का एरिया गुजरात का है, और यहाँ पे कच्छ है, यहाँ पे जा करके वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो गुजरात में इंटर करते उसके दलदल में रन, कच्छ रन में पहुंचती है, और वहां पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस पर नोट हम बना लेते हैं, दो चार लाइन लिख लेते हैं इस पर। ठीक है, राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रभावित होने वाली या होने के बाद कच्छ रन में दलदल लिखिएगा में विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। चलिए अगला पॉइंट, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नंबर 1 सरस्वती, सरस्वती उसको बोलते हैं। दूसरा जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, देखो अच्छी नाम है। ये सब जो है कि किसकी है, लूनी नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और इसमें से जो ये नदी है सरस्वती, इसका उद्गम जो हुआ है
ये पुष्कर झील से हुआ है। किससे हुआ है? पुष्कर झील से हुआ है। क्लियर हो गया? बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिए, अच्छी बात है, लगातार पढ़ते हैं। और आप लोग इसको शेयर भी करें, पहुँचाए भी, शेयर करके आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है? क्योंकि नदी है, पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ें हैं, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने बोला था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 बार इसको पढ़ के जाइएगा। इसकी सहायक नदियाँ तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैसे रटोगे आप लोग, है ना? अब एक है घग्घर नदी, ठीक है? ये कहाँ से निकलती है? ये हिमालय के, मान लो हिमालय है, हिमालय का नीचे वाला जो है शिवालिक, शिवालिक से शिमला के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिमला के पास से निकलती है। लिख लो, यह हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर है। यह अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों से होकर बहती है, ठीक है? और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रविष्ट या प्रवेश होती है, तथा अंततः हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। भटनेर का जो मरुस्थल है वहाँ पे क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। आई थिंक कि आप लोगों को इतने समझ में आ गया होगा। तो एक बार प्लीज़ कमेंट करें, आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं, कमेंट करके जल्दी से बताएं फटाफट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब मैं फटाफट लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा जल्दी से। हेडिंग डालिए, सह्याद्री से पश्चिमी नदियाँ। सह्याद्री मैंने बताया था, ये वाला जो है पार्ट क्या कहलाता है? सह्याद्री, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत सारे श्रेणियाँ बताया था, आप लोगों को याद होगा। अब जाके सारी श्रेणियाँ पढ़ लेना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है ना? तो चलिए, पश्चिमी घाट अपने पश्चिम की ओर
तेज ढाल रखने वाले पर्वत हैं। यह पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को रोककर वर्षा करते हैं। आपको पता ही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो जाता है इस पर्वत से टकराता है और इस भाग में जो है कि क्या होता है, वर्षा होता है। और इधर वाला छाया जो है कि वृष्ट छाया कहलाता है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो रोक करके क्या कराते हैं, रोक कर वर्षा कराते हैं। और तटीय मैदान काफी सकरा है, क्योंकि मैदानी एरिया बहुत कम यहाँ पे है। लेकिन मैदानी एरिया अगर यहाँ देखोगे, क्योंकि डेल्टा बनाती हैं सारी नदियाँ, तो यहाँ पे बहुत चौड़ाई मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा बनाने का कोई अवसर नहीं होता, नदियाँ आती हैं और तुरंत जो है कि अरब सागर में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने में सकरा क्षेत्र जो होगा, इसका काफ़ी मैदान जो होगा वो बहुत सकरा होगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। इस धरातली व जलवायु विशेषताओं के कारण नदियां क्या होती हैं, छोटी व तीव्रगामी होती हैं। क्लियर। यहां प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं, लिख सकते हैं। प्रमुख नदियां, नंबर 1 गुजरात में सतरंजी भादर। नंबर 2 गोवा में मांडवी, जो गोवा की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक है, इसके बाद जुआरी, राचोल। तीसरा नंबर देखेंगे कर्नाटका में तो काली नदी। ठीक है, गंगावेली, पांबा नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगला चलते हम लोग हैं। इसमें और भी नदियां हैं, लिखना हो तो लिख लेना। साबरमती भी है, शरावती जिसको बोलते हैं, शरावती, बेड़ती, नेत्रवती, तादरी, नेत्रवती लिखा हुआ है, नेत्रवती, तादरी, शरावती। ठीक है, ये सारी नदियां इसकी हैं। अब हम लोग लास्ट पे चलते हैं, केरल में भरतपुजा, पेरियार, पांबा नदियां प्रवाहित होती हैं। क्लियर। और इसमें लिखिएगा पेरियार इस राज्य की सबसे बड़ी नदी है जो
पीने का जल उपलब्ध कराती है। इसी कारण से जीवनदायी नदी की संज्ञा दी जाती है। पंबा उत्तरी केरल में होती हुई वेमनाथ झील में समाहित होती है। क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक? तो प्लीज एक बार बताओ जरा, फटाफट एक बार बताओ। टाइम क्या हो गया? चलिए एक लास्ट आप लिख लीजिए, आप लोग सभी लोग, 1.5 पेज का है लगभग। भरत पूजा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी अर्थात 209 किलोमीटर है, जिसका अपवाह क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पर्वत से निकलकर पलक्कड़, त्रिशूर, मलप्पुरम, जिलों से प्रवाहित होती है और क्या करती है, ये अरब सागर में गिरती है। इसे पेल्लानी भी की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? अब नोट करके लिखिएगा। नोट, ये सब नदियां तेज ढाल बनाती हुई तंग घाटियों व जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। शरावती नदी का जोंग जल प्रपात 271 मीटर ऊंचा प्रसिद्ध प्रपात बना हुआ है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा
होती है, लेकिन नदियां कुल अपवाह का 2% भाग लेती हैं। लास्ट पॉइंट, अधिकांश नदियां संकीर्ण खाड़ियों में खाड़ियां बनाती हैं, इस लिखेगा बनाती हैं। यह संकीर्ण खाड़ियां बंदरगाह रखने वाली होती हैं। इसकी सिंचाई क्षमता काफी कम है, लेकिन जल विद्युत की क्षमता जो है, उत्पादन की क्षमता लिखिएगा, उत्पादन की क्षमता अधिक है। इसी कारण अधिक जल विद्युत योजनाएं या परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। ये आपका पूरा हो चुका है, बहुत बड़ा पार्ट था, प्लीज़ आप इसको लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।